गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनर शॉट। गनर शॉट में आप सबका स्वागत है। प्रणाम, वणक्कम और जय हिंद। आज हम एक दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढेंगे। वो है, विल चाइना गो टू वॉर? क्या जी जिनपिंग चाइना को लड़ाई में लेके जाएगा? बहुत लोगों ने मेरे से पूछा कि सर, चाइना का अभी मौका है। चाइना, क्योंकि अमेरिका वहां फंसा पड़ा है और ये कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्या कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। बहुत लोगों ने पूछा। तो मैंने सोचा आज के दिन मैं इसका एक विश्लेषण करूंगा। क्योंकि अ, एक देश जब लड़ाई में जाता है, वो बहुत चीजें उसके अंदर शामिल हो जाते हैं। और हर वक्त हमें उतना आसानी से ये चीज को लेना नहीं चाहिए कि वो लड़ाई के लिए जाएगा या नहीं जाएगा। पर whether China will go to war or not, one has to look at it logically. लॉजिक होना चाहिए। अगर वो लॉजिक अगर हमें समझ में आ गया तो फिर आसान हो जाएगा टू प्रेडिक्ट व्हेन चाइना विल गो टू वॉर, राइट। और लास्ट में हम देखेंगे क्या चाइना लड़ाई के लिए जाने जाएगा। अगर जाएगा तो क्या संकेत मिलेंगे हमें। ओके, सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं आप सबको। जो भी चाइना के अंदर होता है वो राजनीतिक होता है। एवरीथिंग इन चाइना इज पॉलिटिकल। अगर पॉलिटिकली चाइना को फायदा नहीं है या जी जिनपिंग को फायदा नहीं है लड़ाई के लिए जाने के लिए, तो वो लड़ाई नहीं होगा। पॉलिटिकल आउटकम ऑफ द वॉर इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि माओ का मानना यह था कि पॉलिटिक्स इज वॉर विदाउट ब्लडशेड एंड वॉर इज पॉलिटिक्स विद ब्लडशेड। पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए। और ये इनका सब कुछ, कोई भी चीज करेंगे तो पॉलिटिक्स। एंड व्हाट इज दिस पॉलिटिक्स, किसके ऊपर निर्भर है? चाइना का पॉलिटिक्स एक ही चीज के ऊपर निर्भर है कि कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में कैसे रहे। ठीक। अगर चाइना का चाइना को लड़ाई करना पड़े और उसके बाद अगर कम्युनिज्म उस इलाके से हट जाएगा तो चाइना विल नॉट गो टू वॉर। सो ये चीज हमें ध्यान रखने वाली बात है। मूल सिद्धांत, चाइना विल गो टू वॉर ओनली व्हेन देयर इज अ पॉलिटिकल आउटकम व्हिच फेवर्स चाइना। ओके, ओके, इसको छोड़ दीजिए अभी। ये याद रखिए। विल गेट ऑन टू सम एनालिसिस। अगर हम देखेंगे तो चाइना में पिछले 2-3 साल से, 2 साल से तकरीबन, ये कोविड जब शुरू हुआ उसके पहले और अभी भी कुछ साल उससे पहले, 1 आध साल पहले, पर कोविड में ज्यादा ये बताया जा रहा है कि जी जिनपिंग लड़ाई करेगा, चाइना को लड़ाई में ले जाएगा। और खुद जी जिनपिंग इधर 20th पार्टी कांग्रेस में पिछले साल, यानी कि 2022 के अक्टूबर में 20th पार्टी कांग्रेस में जब हुआ था, उसने बोला कि डार्क क्लाउड्स आर ऑन द होराइजन। ही इज वरीड अबाउट ग्रे राइनोस और ब्लैक स्वॉन्स और वर्स्ट केस सिनेरियोस। उसने सबको बोला तैयारी करो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए, क्योंकि पूरा दुनिया चाइना के अगेंस्ट है, राइट। और अगर आपको याद है, मैंने भी उस वक्त वीडियो किया था, ग्रेन राइनो एंड ब्लैक स्वान सीजन, पिछले साल की बात है। ओके, जब
कुछ भी हो सकता था चाइना के अंदर। उसके बाद भी मैंने लिखा कि ये जो इनका जो उधार का बबल है वो एक ब्लैक स्वान इवेंट है, राइट। तो इन चीजों के बारे में मैं जिक्र करता रहा। मैं क्यों जिक्र करता रहा? मैं इसीलिए जिक्र करता रहा क्योंकि जी जिनपिंग खुद बोलता रहा कि चाइना को सतर्क रहना पड़ेगा, और चाइना को तैयारी कर रहा था। इन ऐसे बातों के साथ चाइना को तैयार कर रहा था कि वो लड़ाई के लिए जाए। अगर इसका आप 2021, 22 और तकरीबन आधा 23 में इसके गतिविधियां देखेंगे तो ये बार बार हर कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में जाता था और वहां जाके बोलता था कि भाई लड़ाई के लिए तैयार रहो। और सबको पता है कि जी जिनपिंग जो है सबसे बड़ा मिलिट्री बना रहा है, राइट। और हर जगह जाके बोलना कि लड़ाई के लिए तैयार रहो, राइट। डार्क क्लाउड्स आर ऑन द होराइजन, अंधकार चाह रहा है, उसको हटाने के लिए हमें लड़ाई के लिए तैयारी होना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। तो ये वॉर हिस्टीरिया बिल्डअप करते जा गया 21, 22 और 23, खास करके 22, राइट। सो तब तब से एवरीवन फील्स दैट जी जिनपिंग विल टेक चाइना टू वॉर। ओके, अगर ये है तो लेट अस सी। ये सबसे पहले सवाल, व्हाई शुड चाइना गो टू वॉर? क्यों जाना? लड़ाई के लिए क्यों तैयार है वो आज के दिन? पहले जो होता था वो देखेंगे, पर आज के दिन व्हाई शुड चाइना गो टू वॉर? कुछ कारण है इसके, राइट। और मैं अभी बताना चाहता हूं, मेरे पास कोई स्लाइड नहीं है आज, सिर्फ एक मैप आएगा चाइना का, बाद में देखेंगे। सबको पता है कि चाइना का इकोनॉमी इज गोइंग डाउन, स्लो डाउन हो रहा है, और जीडीपी उतना है ही नहीं जितना बोला जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोग नाखुश हैं। तो इस हालत में टू एक्सटर्नलाइज द सिचुएशन, हो सकता है Xi Jinping will go to war. He can also go to war कि भाई जिस तरीके से मर्केंटाइलिज्म, कॉलोनियल मर्केंटाइलिज्म, उस वक्त उन दिनों में क्या करते थे ये गोरे, इंग्लिश हो या पोर्चुगीज हो, स्पेनिश हो या डच हो, ये बाकी देशों में जाते थे अपना फौज के साथ और बोलते थे कि आप हमारे साथ ट्रेड करोगे, व्यापार करोगे। और व्यापार उनके असूलों के ऊपर होता था और उनके लॉज के ऊपर होता था। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा आधा दुनिया को कंगाल कर दिया, मर्केंटाइलिज्म। वही कहानी चाइना अभी कर सकता है, क्योंकि इकोनॉमी डाउन है। उसका इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए ये बीआरआई भी उसने फैला दिया, वो भी डाउन है। तो पूरे बीआरआई कंट्रीज में जाके बोल सकता है आप हमारे साथ ट्रेड करोगे और किसी के साथ ट्रेड नहीं करोगे। और किसी को एक आध देश को नमूना बनाने के लिए उसका ऊपर आक्रमण कर सकता है। तो उस हालत में चाइना लड़ाई के लिए जा सकता है। ओके, दूसरा, जी जिनपिंग ने बहुत बोला रिजुविनेशन ऑफ द चाइनीज ड्रीम, कि चाइना जो है बड़ा देश बनेगा। तो ये रिजुविनेशन ऑफ द चाइनीज ड्रीम का मकसद क्या है? व्हाट इज इज एंड पॉइंट ऑफ रिजुविनेशन ऑफ द चाइनीज ड्रीम? दो, एक, ताइवान को पालो और वन चाइना बना लो, यानी ताइवान के ऊपर आक्रमण करो। दूसरा हिस्सा रिजुविनेशन ऑफ द चाइनीज ड्रीम, ये एक साइनोसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित करो। अगर ये साइनोसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित करना है और ताइवान को आक्रमण करके पकड़ना है, तो चाइना हैज टू गो टू वॉर। इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, तीसरी बात,
क्यों शी जिनपिंग चाइना को लड़ाई के लिए ले जा सकता है कि चाइना हैज अराइव्ड। भाई चाइना का वक्त है ये, हम दुनिया को रूल करेंगे, राज करेंगे दुनिया को। तो कोई भी हमारे अगेंस्ट जाएगा तो हम उसको आक्रमण करेंगे, उसके ऊपर हम लड़ाई करेंगे। ये जो ये इसने ट्राई भी किया, इसके बारे में थोड़ा देर के बाद बताऊंगा। और लास्ट, सबको पता है, कभी आता है कि उसके अगेंस्ट कू हो गया, कभी उसको आता है कि उसको कैंसर हो गया, कभी ये उसने फॉरेन मिनिस्टर को हटा दिया, डिफेंस मिनिस्टर को हटा दिया, काफी सारे जनरल्स को अंदर कर दिया, वहां परजेस होए जा रहे हैं। तो अंदरूनी हालत जो है चाइना का खराब है। तो अगर अंदरूनी हालत खराब है, उसका इकोनॉमी डाउन है, रिजुविनेट करना चाहता है देश को, रिजुविनेशन ऑफ द चाइनीज ड्रीम, जो पत्ती इसने सबको पढ़ाया है, ये रिजुविनेशन ऑफ द चाइनीज ड्रीम शी जिनपिंग का इन्वेंशन है, उससे पहले कुछ नहीं था। अगर आप इनका हिस्ट्री देखोगे तो डेंग ने कभी नहीं बोला रिजुविनेशन ऑफ द चाइनीज ड्रीम, हु जिनटाओ ने नहीं बोला, माओ ने तो बिल्कुल नहीं बोला, और ना जियांग जेमिन ने बोला। सिर्फ शी जिनपिंग का उद्देश्य है कि रिजुविनेशन ऑफ द चाइनीज ड्रीम। ओके, तो अगर रिजुविनेशन करना है या किसी ऐसे देश को सबक सिखाना है जो इसके बीच में आ जाए और इसका उद्देश्य पाने में बाधा डाले, वो कोई भी देश हो सकता है, छोटा बड़ा जो भी है, किस तरीके से सबक सिखाना है वो अलग बात है, पर टीच अ लेसन। और इसने बहुत उनको बोला है कि हम आपको सबक सिखाएंगे, छोटे देशों को, राइट। तो उस हालत में ये 4-5 हालत हैं कि वो लड़ाई के लिए जा सकता है। क्या ये 4-5 हालत आज के दिन में हासिल है? कुछ हद तक है, कुछ हद तक पीछे हट गए। पर जैसे मैंने बोला, चाइना के अंदर पॉलिटिक्स सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल एंगल में उधर उसको शी जिनपिंग को फायदा नहीं है तो लड़ाई नहीं होगा। हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए। और जहां तक ये रिजुविनेशन हुआ, टीचिंग अ लेसन हुआ, राइट, या हेजुमनिस्टिक एटीट्यूड्स हुए हैं, डाइवर्शन फ्रॉम इंटरनल अफेयर्स, क्योंकि सत्ता को पकड़ना है तो बाहर लड़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर ढीला है मामला, सबको पता है। तो उस हालत में ये लड़ाई के लिए जाएगा। तो लॉजिकली बहुत आसार है कि चाइना विल गो टू वॉर। द कंडीशंस फॉर चाइना टू गो टू वॉर आर राइट। ओके, इसके साथ साथ चाइना का टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है। जैसे उन्होंने एक नया मैप लेके आए थे 3-4 महीने पहले, और उस मैप में इसने क्या किया, पूरा भारत के साथ लड़ाई, वहां पूरा अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश वो अपने मैप में दिखाया, सेंट्रल सेक्टर में भी अपना मैप में दिखा दिया। फिर एक नया 10 डैश लाइन जारी किया, ताइवान को अपने इलाके में दिखाया, पूरा स्प्रैटली आइलैंड्स और साउथ चाइना सी वो अपना इलाका मानता है। तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए भी ये लड़ाई के लिए जा सकता है। अगर ये पूरे, क्यों जा सकता है, अगर आप हिसाब लगा दोगे, मैंने तो आपको 8-9 स्थितियां बता दिया। तो किस कारण पे जाएगा, उस कारण पे निर्भर होगा वो कितना बड़ा लड़ाई होगा। ठीक, ओके, क्योंकि पॉलिटिकल आउटकम क्लियर होना चाहिए। अगर पॉलिटिकल आउटकम क्लियर है तो ये लड़ेगा। ओके, किसके साथ लड़ेगा, ये भी तो बात है।
ये जाके अफ्रीका में किसी देश के साथ लड़ने से रहा, ये लड़ेगा इर्द गिर्द के देशों के साथ जिनके साथ इसका टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है। कौन है ये देश? तो ये देखेंगे, थोड़ा एक मैप दिखाता हूं आपको, राइट। तो ये देश है कौन से? पहले भारत के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, तो भारत के साथ क्यों लड़ेगा ये? एक छोटे जितने इसके क्लेम है, क्लेम टेरिटरी, उसको हासिल करने के लिए लड़ेगा। एलओसी के ऊपर एक पोजीशन ऑफ एडवांटेज लेने के लिए लड़ेगा, राइट। अगर भारत के साथ लड़के जीत लिया इसने, तो फिर ये साबित हो जाएगा कि एशिया में चाइना इज द नंबर 1 और भारत को आउट। तो जब तक भारत को हरा नहीं सकता, ये चाइना एशिया में नंबर 1 नहीं हो सकता। अगर एशिया में नंबर 1 नहीं हो सकता चाइना, तो फिर दुनिया में भी ये ग्लोबल सुपर पावर नहीं बन सकता। तो इसलिए ये कभी भी इंडिया के साथ लड़ सकता है लड़ाई में। बाकी देखिए, बाकी ऊपर से नीचे दाहिने देखेंगे, जापान के साथ जा सकता है लड़ाई के लिए। जापान के साथ किस लिए जाएगा लड़ाई के लिए? एक तो इसका पुराना दुश्मनी है जापान के साथ, और दूसरी बात यह है कि उनके उसका और जापान का जो संबंध है, व्यापार के संबंध, ट्रेड थोड़ा कम हो रहा है, और जापान खुद डिफेंस बजट बढ़ा रहा है। और ताइवान के बगल में कुछ आइलैंड्स हैं, राइट। ओसाका से लेकर नीचे तक जितने भी आइलैंड है, ये मैप में अगर हो सके तो दिखा देंगे। अगर आप देखेंगे, जापान से लेकर नीचे जितने आइलैंड है, वो सब जापानीज आइलैंड्स हैं, और चाइना उसके ऊपर हक जमाता है। तो उस हालत में भी जापान के साथ लड़ाई हो सकता है। ये हो सकता है कि ताइवान के लड़ाई में जापान भी बीच में आ जाए, तो वहां भी हो सकता है। ऑफ कोर्स ताइवान के साथ तो लड़ाई करने के लिए कभी भी तैयार है ये, इसने बोल भी दिया कि हम आपके साथ, अगर आप हमारे साथ जुड़ोगे नहीं तो एक दिन लड़ाई हो जाएगा। आजकल थोड़ा कम हो रहा है, पर फिर भी। उसके बाद नीचे आइए फिलीपींस के साथ। फिलीपींस के साथ कभी भी हो सकता है आज के दिन, मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि रोज हर तीसरा चौथा दिन कोई ना कोई व्याख्या हो रहा है साउथ चाइना सी के अंदर। ये साउथ चाइना सी का जो कहानी है, मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा अगले हफ्ता, पर इंपॉर्टेंट है। फिलीपींस जो है उसने बिल्कुल पंगा ले लिया चाइना के साथ, तो उसके साथ भी लड़ाई हो सकता है। और लास्ट, जितने ये साउथ चाइना सी के अंदर आइलैंड्स हैं, उन आइलैंड्स में कुछ चाइना का कब्जा है, कुछ बाकी देशों का है, जिसमें ताइवान भी शामिल है, मलेशिया भी शामिल है, वियतनाम भी शामिल है, और फिलीपींस भी मानता है कुछ आइलैंड्स उनके हैं, और उनका प्रेजेंस है उन आइलैंड्स के ऊपर। चाइना कैन माउंट एन ऑपरेशन और इन सबको खदेड़ सकता है ये छोटे आइलैंड से। एक बार उन छोटे आइलैंड से खदेड़ के वो अपना आर्टिफिशियल आइलैंड अगर उसके अंदर लगा दे और पूरा साउथ चाइना सी को कंट्रोल करे, तो क्या है, पूरा ट्रेड जापान, साउथ कोरिया का, काफी हद तक अमेरिका का ट्रेड जो उस रास्ते से जाता है, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, ये सब देश जो हैं, ये अगर साउथ चाइना सी में चाइना हावी हो गया, तो इन सब का व्यापार ठप हो जाएगा। क्योंकि ये बोलेगा अगर आपका नाव इसके अंदर जाना है तो आप हमें पैसा देना पड़ेगा, या आप हमारे साथ पहले ट्रेड करो, बाकियों के साथ बात है। अगर उसके अंदर, जैसे रेड सी में ये हौतीस कर रहे हैं आज के दिन, अगर चाइना अगर वहां अपना जहाज लाके और मैरीटाइम मिलिशिया वगैरह लाके खड़ा कर दिया और बाकी देशों को बाहर जाने ना दे, तो सब they will be forced to trade with China.
फिर चाइना का इकोनॉमी रिवाइव कर होगा, तो इनके साथ भी हो सकता है, साउथ चाइना सी को पकड़ सकता है, क्योंकि साउथ चाइना सी के अंदर ट्रांजिट बंद हो गया तो जापान कोरिया वगैरह को तो तेल मिलेगा ही नहीं, उस इलाके में तेल नहीं है। सो ये 5 देश, राइट, इंडिया, जापान, ताइवान, फिलीपींस और पांचवा देश नहीं, पांचवा इलाका साउथ चाइना सी के ऊपर ये चाइना फर्स्ट प्रायोरिटी है अटैक करने की। नेक्स्ट प्रायोरिटी है, अगर आप देखेंगे इस मैप में थोड़ा दाहिने और वेस्ट में एक और मैंने एरो लगाया, वो एरो किसके लिए है, वो गुआम है। गुआम में यूएसए का बेस है, उसको अटैक कर सकता है। वो अटैक क्यों करेगा, और अटैक उस इलाके को तब करेगा ताकि यूएसए जो है इस इलाके से आउट हो जाए। और किससे अटैक करेगा, रॉकेट और मिसाइल से। उनका टारगेट क्या होगा उधर, चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर, क्योंकि अगर चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर नष्ट किया जाए तो ये बाकी छोटे देश तो ग्रिप में आ जाएंगे, फिर इनका ताकत नहीं रहेगा। तो ये 5 इलाका है हाई प्रायोरिटी, बाकी छोटे 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 प्रायोरिटी, राइट। और अगर आप देखेंगे इंडिया के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, ये साउथ चाइना से के सबके साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, ताइवान के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, जापान के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, और इसके वनस्पत अपना यूएसए के साथ वैसे भी वाद विवाद है। ओके, सो हालत ऐसे हैं कि बिल्कुल राइप है लड़ाई के लिए, और देश भी है जिसके विरुद्ध ये काम कर रहा है, और इतने देश हैं जिसके साथ इसके प्रॉब्लम्स हैं। किसी एक देश के साथ भी अगर सफल हो गया तो ओवरऑल सफलता में पाया जाएगा इसको, क्योंकि ये जितने कारण मैंने बताया वो सब इंटरकनेक्टेड है। ओके, पर आजकल तो कोई एक बोलेगा सर ये तो आप बोल रहे हो, पिछले 3 साल से कुछ हुआ ही नहीं, 2020 के बाद। हाँ, थोड़ा एयर वायलेशंस हुए हैं, कुछ मिलिशिया का एक्शन हुआ है, पर कुछ है ही नहीं। पर एक पुराना कहावत है, वो क्या है, एब्सेंस ऑफ वॉर इज नॉट पीस। क्योंकि लड़ाई नहीं हो रहा है इसका मतलब शांति नहीं है। अगर आप देखेंगे तो चाइना का रवैया एग्रेसिव है, आक्रामक। क्षमा चाहता हूं, हो सकता है मेरा हिंदी बिल्कुल साफ ना हो, इसीलिए मैं बीच बीच में अंग्रेजी भी बोल लूंगा। आक्रामक रवैया है चाइना का। तो एब्सेंस ऑफ वॉर इज नॉट पीस, शांति नहीं है। क्योंकि लड़ाई नहीं है इसका मतलब ये नहीं बोल सकते शांति नहीं है, जब तक चाइना आक्रामक रवैया अपनाता है। ओके, तो ये हो गया ये 2 चीज। तीसरा, अभी देखेंगे कि इंडिकेटर्स क्या है, संकेत क्या है चाइना से जो मिल रहा है हमें, कि ये लड़ाई लड़ने के लिए जाएगा या नहीं जाएगा। सबसे पहले चाइना का मिलिट्री एक्सपेंशन जो हो रहा है वो बहुत बड़ा है, ये पैसा डुबा रहा है। सबको पता है इसके पास सबसे बड़ा नेवी है, सब बोल रहे हैं, तैयारी कर रहा है। ये बोल रहा है कि मैं अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर्स को नष्ट करूंगा, मेरे पास कैरियर किलर्स। अगर एयरक्राफ्ट कैरियर्स अमेरिका का इस इलाके में नष्ट हो गया तो बाकी तो बच्चे हैं, इनको लपेट लेगा ये। तो ये पीएलए को बढ़ा रहा है। आधुनिक हथियार, चाहे वो साइबर अटैक्स,
इन्फोवॉर, स्पेस, अंतरिक्ष से लड़ाई करने के लिए तैयार है। हर रोज अगर आप देखेंगे चाइना के मीडिया के अंदर कोई ना कोई इसका एक कैपेबिलिटी बढ़ते जा रहा है। तो इतना मिलिट्री एक्सपेंशन आज तक दुनिया में हुआ ही नहीं हमारे इतिहास में। मानवता का इतिहास में इतना बड़ा एक्सपेंशन नाजी जर्मनी के बाद अभी हो रहा है। अगर इतना एक्सपेंशन हो रहा है तो ये लड़ाई के लिए जाएगा। ओके। दूसरी बात, पिछले 2 साल से ये फ्यूल और फूड को स्टॉक कर रहा है। आज के दिन अगर मलाक्का स्ट्रेट बंद कर दो और चाइना को बाहर से अनाज ना मिले, फिर भी ये 2 साल आराम से जी सकता है। इसने इतना इकट्ठा कर लिया। इकोनॉमी कुछ भी हो सकता है, बाकी सब कुछ हो सकता है, पर लड़ने का क्षमता जहां तक इसका खाने और तेल का सामग्री है इसके पास है लड़ने के लिए। अंदर राशन कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, पर फौज को सस्टेन करेगा। और आज के दिन रशिया से इसको तेल मिल रहा है। अगर रशिया से इसको तेल मिल रहा है तो तेल की कमी नहीं है इसके पास, क्योंकि बिना तेल के तो लड़ाई में जा नहीं सकते कोई। ओके, राइट। दूसरी बात यह है कि जहां तक इसके इर्द गिर्द जितने देश हैं वो भी अपना रवैया एक बदली कर रहे हैं। वो अभी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं। अगर वो डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं तो इसको एक मौका है कि भाई आप जो भी डिफेंस स्पेंडिंग कर रहे हो वो मेरे अगेंस्ट कर रहे हो, तो इसलिए मैं आपके साथ लड़ूंगा। राइट। तो इसके पॉलिटिकल रिलेशंस इसके इर्द गिर्द डाउन होते जा रहे हैं। तो मिलिट्री बढ़ा रहा है, स्टॉकिंग कर रहा है, पॉलिटिकल इक्वेशन बाकी देशों के साथ डाउन होते जा रहा है। तो राइट, तो लड़ने के लिए तैयार है। और इंटरनल सिचुएशन तो हमें पता है कि डाइवर्ट करने के लिए कहीं भी जा सकता है। अभी हम देखेंगे कि एक एक देश के साथ इसको क्या मिलेगा। इंडिया के साथ तो मैंने बता दिया, इंडिया के साथ मिल गया तो एशिया का नंबर 1 होगा। एशिया का नंबर 1 हो जाएगा तो ये दुनिया में नंबर 1 हो जाएगा। और बाकी सब देशों को एक संकेत है कि भाई इंडिया जैसे ताकतवर देश को हमने हरा दिया, आप लोग तो बच्चे हो। अगर आप हमारे साथ व्यापार नहीं करोगे तो इंडिया का हालत आपको करेंगे। पर क्या ये मुमकिन है? इंडिया तो ताकतवर देश है, तो इंडिया को हराना थोड़ा मुश्किल है, पर इंडिया को नीचे दिखा सकता है। इसमें हमें दो राय मतभेद नहीं होना चाहिए और दो राय भी नहीं होना चाहिए। नीचे ही दिखा सकता है। साउथ चाइना सी में हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। कल के दिन चाइना ने अपना नेवी लगा दिया तो पूरा साउथ चाइना सी को पकड़ सकता है। फिलीपींस को ये माना जाता है जितने ये इर्द गिर्द दुश्मन है उसमें फिलीपींस जो है वो सबसे वीक देश है। फिलीपींस के ऊपर कब्जा करना सबसे आसान है। अगर सबसे वीक देश के ऊपर हावी होकर पकड़ लिया तो बाकी डरेंगे और उसको एक वेड्ज मिल जाएगा, घुस घुस जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा उसका। एक बार फिलीपींस में कहीं होके पकड़ लिया तो ये फर्स्ट आइलैंड चेन जो जापान, ताइवान और फिलीपींस, मलेशिया, ये फर्स्ट आइलैंड चेन है, ये कट जाएगा, इसका दरवाजा खुल जाएगा। फिर he can deploy his ocean, he can have a blue water navy going beyond the first island chain. He can deploy, इसका डिप्लॉयमेंट आसान हो जाएगा। नहीं तो ये वहीं उसी इलाके में, क्योंकि साउथ चाइना सी जो है वो थोड़ा शैलो सी है। ताइवान के तो हमें पता है, ताइवान को अगर कब्जा करेगा तो इसको वन चाइना और फिर ये फर्स्ट आइलैंड चेन, फिर अमेरिका नीचे दिखाया जाएगा कि भाई
आप इसको बचा नहीं सकते। जापान के साथ बदला ट्रेड, सेम साउथ कोरिया के साथ भी। पर क्या ये मुमकिन है? बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि चाइना के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है कि किसी एक देश के अंदर ये जा सके, क्योंकि एम्फीबियस ऑपरेशन कभी किया ही नहीं इसने अपने जिंदगी। क्यों नहीं? व- दूसरा विश्व युद्ध में नॉर्मैंडी लैंडिंग जब हुआ था, वो इंग्लिश चैनल के पार सिर्फ 80-90 किलोमीटर का पार करना पड़ा। कहीं कहीं जगह तो सिर्फ 30-40 किलोमीटर ही था इंग्लिश चैनल, जब नॉर्मैंडी लैंडिंग हुआ था। उसके बाद किसी ने उतना बड़ा एम्फीबियस असॉल्ट नहीं किया, सिर्फ एक फॉकलैंड्स में हुआ, ब्रिटेन वालों ने किया था। पर उतना वो काफी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन था, फॉकलैंड्स वॉर 80s में हुआ। बट इतना बड़ा स्कोप में नहीं था। उसके बाद यही होगा बड़ा स्कोप वाला, एक पूरा आइलैंड को कब्जा करना। और चाइना के पास वो क्षमता नहीं है, क्योंकि कभी किया ही नहीं। सो वो उसमें भी दिक्कत है। सो चाइना को वे करना पड़ेगा कि भाई कहाँ जाए, क्या करें और क्या फायदा मिलेगा। ओके, क्या ये वियतनाम के साथ जा सकता है? पहले ये वियतनाम के साथ हार गया ये 79 में। सो ही हैज टू वे कि किसके साथ लड़ाई करे, क्या उसके साथ जीत हासिल हो सकता है। अगर वो जीत हासिल हो सकता है, कि क्या वो एक पॉलिटिकल आउटकम में होगा कि नहीं। जैसे मैंने पहले बताया, चाइना जो भी करेगा वो एक पॉलिटिकल आउटकम के लिए करेगा। ओके, राइट। दूसरी बात इसके साथ साथ एक और चीज है, एक सवाल भी है राजदीप साइकिया का, ये सवाल भी इसी वक्त में, कैन चाइना फाइट अ टू फ्रंट वॉर विद इंडिया एंड ताइवान? किसी देश के साथ अगर लड़ाई के लिए चल पड़े तो इसका टू फ्रंट वॉर होने का अंदेशा है। इनफैक्ट चाइना का मानना है कि उसके 4 फ्रंट। ये राजदीप ने तो सिर्फ 2 फ्रंट का बात किया। चाइना का मानना ये है कि उसके 4 फ्रंट है। कौन से फ्रंट है? एक जापान साउथ कोरिया का एक फ्रंट, दूसरा फ्रंट है इसका ताइवान फिलीपींस साउथ चाइना सी, तीसरा फ्रंट है इसका इंडिया के साथ, और चौथा फ्रंट है गुआम, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यानी कि सेकंड आइलैंड चेन के लिए। वो भी है, वो एक फ्रंट मानता है। क्यों वो फ्रंट मानता है? अगर वहां से अगर थ्रेट ना करे, ब्लॉक ना करे, तो बाकी फ्रंट में वो बढ़ नहीं सकता। ये खुद चाइना का लेख है, ये मैं अपना कल्पना से नहीं बोल रहा हूं। ये मानते हैं चाइना वाले के 4 फ्रंट्स हैं, इंडिया, ताइवान, फिलीपींस साउथ चाइना सी, यूएसए ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया जापान। और उनको ये भी डर है कि यहाँ चेन रिएक्शन वॉरफेयर हो सकता है। नए नए शब्द हैं ये। चेन रिएक्शन वॉरफेयर क्या है? उनका पूरा विश्वास है कि अगर एक फ्रंट खोलेंगे तो दूसरे फ्रंट में भी उनको लड़ाई करने की नौबत आएगी, हो सकता है तीसरा फ्रंट भी। और उनको ये भी पता है कि अगर इंडिया का फ्रंट खुल गया, बाकी 3 फ्रंट में एक फ्रंट खुल जाएगा। और इसका जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया 2020 में, इन्होंने हमारे साथ कर तो दिया, पर उस वक्त यूएस का थियोडर रूजवेल्ट और वगैरह वो कोविड से डाउन थे, उसने मौका लिया आगे। आप सब लोग पूछते थे मेरे से कि क्या ये दोबारा चाइना वाला वापस आएगा। वो वापस इसीलिए नहीं आया
क्योंकि चाइना, व्हेन थियोडोर रूजवेल्ट एंड एक और उनका जेरल्ड फोर्ड मेरे ख्याल में उस वक्त तक एयरक्राफ्ट कैरियर, तो व्हेन दे केम आउट ऑफ, और निमिट्ज, वन ऑफ द टू, सेवेंथ फ्लीट एंड द फिफ्थ फ्लीट, व्हेन दे केम आउट ऑफ कोविड एंड दे डिप्लॉयड नियर ताइवान एंड जापान एंड ऑल, उसको शक हो गया कि भाई हमारे मैं दो फ्रंट फेस करूंगा, तो ये थोड़ा पीछे हट गया। तो ही इज वरीड अबाउट चेन रिएक्शन वॉरफेयर। तो अगर लड़ेगा तो उसको यकीन करना पड़ेगा कि वो दो फ्रंट के में फंस ना जाए। हम बोलते हैं ना टू फ्रंट, पाकिस्तान और चाइना साथ आएगा हमारे साथ, उसका चार फ्रंट है, और उसका प्रॉब्लम ये चार फ्रंट है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो खुद उनके लेख में है कि भाई हमें हो सकता है चार फ्रंट कॉन्फ्रंट करना पड़े, और उनका ये शक है कि क्या हमारा फौज इतना तैयार है कि वो चार फ्रंट में लड़ाई करने का क्षमता है कि नहीं। और आज के दिन उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो ये हासिल कर सकते हैं अपना पीएलए। ओके, ये तो हमने मोटा मोटा तौर पर बता दिया, पर इनका हिस्ट्री क्या बोलता है? हिस्ट्री भी एक चीज है, इनका इतिहास क्या बोलता है? इतिहास, बहुत लोग बोलते हैं कि चाइना का इतिहास नहीं है कि अंदरूनी प्रॉब्लम जब हो तो ये बाहर अटैक करे। मैं नहीं मानता। चाइना का प्रॉब्लम बहुत संगीन था 56-60 उस इलाके में। उस वक्त ये कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ था और ग्रेट लीप फॉरवर्ड किया था, जिसमें तकरीबन 30-40 करोड़ लोग मर गए थे। किससे? भूखमरी से, फैमिन, माओ के जमाने में। उसके बावजूद इसने यूएसए के साथ लड़ाई मोड़ लिया कोरिया में 56 में, और इंडिया के साथ लड़ाई मोड़ लिया 62 में। तो ये मानना और ये बोलना कि क्योंकि चाइना का अंदरूनी प्रॉब्लम है इसीलिए वो बाहर नहीं लड़ेगा, वो गलत है। बहुत लोग लिखते हैं ये, मैं नहीं मानता। डेंग जियोपिंग, डेंग जियोपिंग जो सब बोलते हैं कि इसने इकोनॉमिक रिफॉर्म कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इसी ने वियतनाम के अगेंस्ट आक्रमण किया। किस लिए? टीच वियतनाम अ लेसन, सबक सिखाओ वियतनाम को, हमारे अगेंस्ट क्यों गया। तो ये वियतनाम सबक, इसका इतिहास है कि भाई सबक सिखाता है सबको। तो ये जापान को या ताइवान को या फिलीपींस को और ये बाकी छोटे मोटे देशों को सबक सिखाने के चक्कर में भी है, इतिहास है। जी जिनपिंग ने खुद जी जिनपिंग ने खुद इंडिया के अगेंस्ट लड़ाई छेड़ा। हु जुनटाओ और जियांग जेमिन साउथ चाइना आइलैंड्स को कब्जा किया। तो इनके पिछले 6 रूलर जितने हैं ये तो लड़ते रहे हैं, तो हम कैसे माने कि ये लड़ाएगा नहीं? और पिछले साल तक ये कुछ ना कुछ ट्राई करता रहा हिमालयास के अंदर हमारा एलएसी के ऊपर। अगर तो दुश्मनी है, फौज है, अंदर प्रॉब्लम है, तो क्यों नहीं लड़ेगा? और अगर लड़ाई में जीत गया तो वाह वाह, जी जिनपिंग फॉर लाइफ। ये माओ और डेंग जियाओपिंग से भी इसका स्तर ऊंचा हो जाएगा। ठीक। तो और जी जिनपिंग का सोच है, आप कुछ भी सोचो या ना सोचो, 19th पार्टी कांग्रेस में, ये कब हुआ था 19th पार्टी कांग्रेस? 2017। उस वक्त इसने बोला कि चाइना का वक्त आ गया। 2022 में इसने बोला कि भाई चाइना का वक्त तो आ गया, अभी छाया, वो डार्क क्लाउड्स आ रहे हैं, ग्रे राइनो, ये वो, तो लड़ाई के लिए तैयार रहो। फिर लड़ाई के लिए पीएलए को बिल्कुल आधुनिक हथियार वगैरह देने के बाद लड़ाई के लिए तैयार कर रहा है। तो क्यों नहीं लड़ेगा फिर? मैं नहीं मानता कि ये लड़ेगा नहीं।
अगर मौका मिले तो ये ही विल टेक चाइना टू वॉर। टारगेट क्या है वो देखना पड़ेगा हमें। ओके, क्या ये अपॉर्चुनिटी है इसके पास? ये मौका है क्या? सही मौका है क्या आज के दिन? ये भी तो वी शुड देखना पड़ेगा हमें। ओके, मौका है। मौका क्यों है? क्योंकि यूएसए फंसा पड़ा है। कहाँ फंसा पड़ा है? यूक्रेन में फंसा पड़ा है और वेस्ट एशिया में फंसा पड़ा है। तो अगर यूक्रेन यूएसए वहां डाइवर्टेड है तो यहाँ इसका इट डजंट हैव द स्टेमिना कि तीसरा फ्रंट खोले उस हालत में। और खास करके रेड सी में और ईरान के साथ तो दिन दिन बर दिन लड़ाई बढ़ रहा है वहां। एक्टिव यूएस नेवी इज डिप्लॉयड देयर। तो उसको जी जिनपिंग सोच सकता है कि ये हमारे लिए मौका है। तो अगर मौका है, सक्सेस का चांस अच्छे हैं, क्योंकि यूएसए के पास वो क्षमता नहीं होगा हमारे अगेंस्ट लड़ने के लिए। ये नहीं कि उनके पास हथियार नहीं है वगैरह वगैरह, लॉन्ग टर्म क्षमता। जिस तरीके से यूक्रेन अभी लड़खड़ा रहा है, क्योंकि रशिया के पास लॉन्ग टर्म यू नो स्ट्रेंथ है और यूक्रेन के पास नहीं है। अभी आजकल सब बोल रहे हैं यूक्रेन हार रहा है, रशिया जीत रहा है। वो देखेंगे कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, क्योंकि लड़ाई का फाइनल एम होना है पॉलिटिकल। क्या रशिया ने अपना पॉलिटिकल एम हासिल कर लिया, वो देखने वाली बात है, वो अलग बात है। तो मौका है पर चाइना का, वापस चाइना के ऊपर। दूसरी बात, मिलिट्री बैलेंस जो है इसके फेवर में है। इसका रॉकेट फोर्स है, स्पेस फोर्स है, इसके स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स है, इसका मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है, इसका साइबर कैपेबिलिटी है। तो इसके पास मिलिट्री बैलेंस, इसके पास है, नेवी बड़ा है, आर्मी भी बड़ा है। और जितने छोटे मोटे देश हैं उनके अगेंस्ट तो बैलेंस बिल्कुल इसके साथ है। जहां तक एक छोटा मोटा काम करना है अगेंस्ट इंडिया ऑन द एलएसी, मिलिट्री बैलेंस, he can create local military balance in his favor। ठीक, तो ये है। और इसका थ्रेट क्या है? अपॉर्चुनिटी तो ठीक है, थ्रेट क्या है चाइना को? तो ये गलत फहमी हो सकता है कि यूएसए के पास शक्ति नहीं है इसके अगेंस्ट काम करने के लिए। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा तो अभी यूएसए हैज डिप्लॉयड 5 कैरियर्स इन द पैसिफिक। मजाक नहीं है। उसके पास 10 कैरियर हैं, 5 कैरियर इसने लगा दिया, मेरे ख्याल में 3 उसमें न्यूक्लियर पावर कैरियर है। अगर इसके पास न्यूक्लियर पावर कैरियर है, इन्होंने डिप्लॉय कर दिया 5 कैरियर, आधा फ्लीट, तो न्यूक्लियर सबमरीन्स भी होंगे ऑलरेडी। और चाइना बोल सकता है कि हम किलर मिसाइल्स लगाएंगे, वो मिसाइल लगाएंगे, वो मिसाइल लगाएंगे। पर ये तो सोचना है कि भाई चाइना, यूएसए के पास ताकत नहीं है उस मिसाइल्स को यू नो अगेंस्ट दोस मिसाइल्स, एयर डिफेंस। फिर तो बेवकूफी है। तो थ्रेट वो है। अगर ये 4-5 देश, कोई भी एक देश में जाके अगर ये फंस गया चाइना, और यूएसए कम्स एंड हेल्प्स दैट कंट्री, और चाइना का हार हो गया उस इलाके में, तो चाइना तो गया। और ये हालत किसी देश के साथ हो सकता है। अगर इंडिया के साथ बड़ा लड़ाई शुरू हो गया और बाकी देशों के साथ एक छोटा लड़ाई हो गया और टू फ्रंट वॉर हो गया और चाइना सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो परिणाम क्या होगा? परिणाम जी जिनपिंग बाय बाय। देखिए वही बात है, पॉलिटिक्स। वापस पॉलिटिक्स में आइए। विल चाइना गो टू वॉर इफ इट इज टू लूज? क्या जी जिनपिंग लड़ाई के लिए ले जा सकता है चाइना को अगर हार झेलना पड़े? क्योंकि अगर हार गया तो ये गया।
क्यों? क्योंकि चाइना का अंदरूनी हालत इतना बुरा है आज के दिन। मैं तो बहुत सारे वीडियो कर चुका हूं, और ये इतने वीडियो किस लिए करता हूं मैं? इसलिए करता हूं कि भाई मेरे को संकेत मिलना चाहिए कि चाइना लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता। इसीलिए मैं आज इतना सोच विचार करके आपको बता रहा हूं थ्रेट क्या है चाइना को लड़ाई से। मिलिट्री बैलेंस हो सकता है, मौका हो सकता है, पर एक आर्मी इनएक्सपीरियंस है, अंदरूनी हालत ठीक नहीं है। चाइना के आर्मी के साथ, चाइना का आर्मी के खुद के प्रॉब्लम्स हैं। जैसे हमने सोचा देखा कि ये जितने पीएलए के जनरल्स उनको आउट कर दिया करप्शन के चार्जेस में। डिफेंस मिनिस्टर नया है, फॉरेन मिनिस्टर है ही नहीं आज तक, वो पुराना ही चला आ रहा है। तो क्या ये लड़ सकता है? बहुत मुश्किल, रिस्क। क्योंकि अगर लड़ाई करे और लड़ाई हार गया तो जी जिनपिंग तो गया काम से। जी जिनपिंग ही नहीं गया काम से, हो सकता है कम्युनिस्ट पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाए। और ये कम्युनिस्ट वाले बेवकूफ नहीं है, इनको पता है, ये पता है इनको ये हो सकता है। क्या ये जी जिनपिंग को अलाउ करेंगे कि लड़ाई के लिए जाओ, ले जाओ चाइना को? ये एक सवाल है। विल जी जिनपिंग बी अलाउड टू गो इनटू एनी वॉर बाय द कम्युनिस्ट पार्टी? मेरा ये मानना है, और अंग्रेजी में बोलूंगा, राइट? द कम्युनिस्ट पार्टी वांट्स पावर, and it wants to remain in power in a normal China rather than be out of power in superpower China. राइट? ये मेरा मानना है। तो द रिस्क ऑफ वॉर इज वेरी हाई। और जी जिनपिंग का ख्वाब क्या है कि मैं चाइना का सबसे बड़ा लीडर बनूं और मेरा जिंदगी भर मैं चाइना का लीडर रहूं। क्या जी जिनपिंग रिस्क ले सकता है? इसका सवाल है। राइट? तो ये है मोटे मोटे तौर पर, मौका तैयार है, रीजंस टू गो टू वॉर आर हाई, राइप, जैसे मैंने पहले बताया आपको। संकेत भी ऐसे लग रहे हैं कि वो लड़ाई के लिए जाना चाहता है, पर रिस्क ऑफ वॉर, प्रिपरेशन ऑफ पीएलए, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। तो किसी हालत में, जैसे देखेंगे हम, तो पॉलिटिकल संकेत देखना चाहिए पहले। दूसरा, इसका ट्रूप मूवमेंट वगैरह वगैरह। तीसरा, कहां ये सलामी स्लाइसिंग कर रहा है? ये आज के दिन ये सलामी स्लाइसिंग कर रहा है, ट्राई कर रहा है फिलीपींस के साथ। और आश्चर्य की बात यह है कि ये सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। अगर वहां सक्सेसफुल नहीं हो रहा, क्या ये दूसरा फ्रंट खोलेगा? क्यों सक्सेसफुल नहीं हो रहा है उसके बारे में वो मैं अगले हफ्ता जब साउथ चाइना सी का लड़ाई के बारे में बताऊंगा, तो जो भी हो रहा है वहां आपको मैं पूरा समझाऊंगा कि उसको डाउट है, दुविधा है कि ताइवान में जाऊं या फिलीपींस में घुस जाऊं। अगर कहीं भी घुस जाऊं, अगर इंडिया ने कुछ कर लिया, मौका का पा लिया, तो मेरा हाल क्या होगा? मेरा बोलना है कि भाई तेरा हाल वही होगा कालिया, जो गब्बर सिंह ने बताया बनाया कालिया का। ओके, तो हमने पूरा बता दिया कि राइप है मामला, पर रिस्क हाई है। तो ये फूंक फूंक पे चलेगा। और इसका बाकियों के भी बारे में देख लिया कि किस तरीके से वेस्ट एशिया में लड़ाई हो रहा है घमासान। यूक्रेन में कितना लड़ाई हो गया। क्या चाइना ऐसे लड़ाई में घुस सकता है आज के दिन जब उसका इकोनॉमी डाउन है? क्या चाइना के अंदर जो एक वन चाइल्ड नेशन है,
क्या ये इतना कैजुअलिटीज ले सकते हैं? क्या इनका इतिहास है कि वीरता का इतिहास है कहीं चाइना का? आज तक तो मैंने पढ़ा ही नहीं। हम हमारे इतिहास में आप लिख सकते हो महाराणा प्रताप, रंजीत सिंह, लचित बोरफुकन, जोरावर सिंह, चोलास। मैं वो सबके बारे में इतिहास बताता हूँ। इनके इतिहास में कौन है? एक जंग ही है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आए। ये जंगी के अलावा इनका इतिहास ही नहीं है लड़ने का। तो ये तुलना करना पड़ेगा हमें कि फॉर क्या है टू गो टू वॉर एंड अगेंस्ट क्या है टू गो टू वॉर। आज के दिन अगर आप, और ये ठीक है बात, 2020 में या 2021 में, 2022 तक ये कुछ भी बोल सकता था, क्योंकि इसने ये भी अफवाह उड़ा दिया चाइना ने कि अगला लड़ाई जो है वो 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन शॉर्ट वॉर होगा, इतना लोग मरेंगे नहीं, ये वो सब खत्म फट हो गया ये पिछले 1 साल। और सब बोल रहे थे कि भाई इकोनॉमिक माइट होना चाहिए। ये शब्द कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर ऑफ चाइना पिछले 1 साल में कितने बार हम सुने हैं? इससे पहले देखिए, हर दूसरे दिन ये इसके ऊपर एक टिप्पणी निकलता था। आजकल कोई नहीं बोलता है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के बारे में। आप और हम जैसे बेवकूफ भारतीय ही बोलते हैं चाइना का कॉम्प्रिहेंसिव पावर ज्यादा है, हम उनको चढ़ा देते हैं। परसों मैंने जनरल राज शुक्ला से बात किया था, उसमें क्या निकला नतीजा? नतीजा ये है कि भाई अर्थव्यवस्था तो है आपके पास जितना भी है या नहीं है, मिलिट्री पावर आगे आ रहा है। और मिलिट्री पावर एक तरफा नहीं है, दो तरफा होता है, और लड़ाई लंबा होना चाहिए, होगा। ओके, ये सब देखने के बाद हमारा क्या रवैया होना चाहिए, इंडिया का क्या नीति होना चाहिए? इंडिया का बड़ा क्लियर नीति है, एलएसी को तगड़ा करो, वो तो हमने कर दिया। अभी हमारे पास ये क्षमता है, जनरल नरवणे के किताब के मुताबिक, जो ओपन सोर्स में आया है न्यूज़पेपर वगैरह में, कि हमारे पास ये भी क्षमता है कि कुछ ऑफेंसिव करने के। अगर वो कुछ करेगा हम भी कुछ कर सकते हैं। अगर एक वो पत्थर पकड़ेगा तो हम भी एक पत्थर पकड़ सकते हैं। और 3,000 किलोमीटर के ऊपर वो पूरा आक्रमण नहीं कर सकता। अगर पूरा आक्रमण करेगा तो बाकी ये छोड़ना पड़ेगा उसको। सो वी शुड कीप एलएसी। दूसरी बात, चाइना को टक्कर देने के लिए हमारा मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन अनिवार्य है, और इसके बारे में हमने बहुत इन डेप्थ बात किया जनरल राज शुक्ला के साथ। मिलिट्री मेकओवर में हम पीछे हैं। हमारा ना बजटिंग ठीक है, हमारा प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर ठीक नहीं है। इसमें हमें कोई हमें पता होना चाहिए। ये इसके बारे में 2-3 प्रोग्राम कर चुका हूं। बात यह है कि क्या हम चाइना के साथ टक्कर ले सकते हैं आज के दिन? हाँ, ले सकते हैं। पर क्या हम एक पावर बन के ले सकते हैं कि हमारा ये इलाका है गल्फ ऑफ ईडन से लेकर मलाक्का स्ट्रेट तक? थोड़ा मुश्किल है। क्या हम रोक सकते हैं चाइना को मालदीव्स में अंदर आने के लिए? हमारे पास उतना शक्ति नहीं है। क्या हम बांग्लादेश को बता सकते हैं आप चाइना के साथ वार्तालाप मत करो और संबंध मत रखो? नहीं कर सकते। क्या हमारे एक्सपोर्ट्स म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स के साथ और ये अफगानिस्तान में हमारे आर्म्स एक्सपोर्ट जा रहे हैं जिससे वो हमारे ऊपर निर्भर हो? वो नहीं हो रहा। तो हमें ये सब जिस दिन हम वो करेंगे चाइना को समझ में आ जाएगा, क्योंकि चाइना जो है लड़ेगा नहीं उतना आसानी से। वो पोजीशन पकड़ता है, वो पोजिशनल प्लेयर है। सो सिविल मिलिट्री फ्यूजन की जरूरत है हमें, डिप्लोमेसी की जरूरत है। तो फर्क यह है कि इंडिया को चाइना के साथ टक्कर करना है, तो टक्कर हमारा बड़ा स्तर का है। वो स्तर क्या है? रीजनल पावर शेयरिंग इन एशिया।
उसके लिए जो फौज है हमारे साथ, वो हमारा एलएसी को कायम रखेगा और एलओसी को कायम रखेगा। इतिहास में किसी ने हमारे तटवर्ती इलाकों में किसी ने आक्रमण आज तक नहीं किया, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। We will be able to safeguard the integrity and sovereignty of the nation with the existing armed forces. But can we be a regional power? We will not be. If we do not modernize our army, we do not have a security makeover the way General Raj Shukla and I discussed 3 days back. Okay? So, this is what it is for Akir. Next point. आज तक हम चाइना के अगेंस्ट डिफेंसिव रहे। क्या यह सोच बदली करने की जरूरत है? क्या हमें उनको संकेत देना चाहिए कि भाई आप कुछ करो तो हम कुछ करेंगे? एश्योर्ड, कुछ भी करेंगे हम। दूसरी बात, अगर आप वहां चले जाओगे तो हम मौका का फायदा उठाएंगे। आप उधर चले जाओगे तो मौका दे रहे हो आप हमें, एन वक्त पर हम अपना कुछ करेंगे। तीसरी बात, हम भी सलामी स्लाइसिंग करने की हमारे पास काबिलियत है, हम भी करेंगे। चौथी बात, ग्रे जोन वॉरफेयर हम भी करेंगे और ग्रे जोन वॉरफेयर करने की हमें कैपेबिलिटी बढ़ाने की जरूरत है। नेक्स्ट बात, हाई टाइम कि हम और यूएसए साथ मिलके, क्योंकि हमारा एक कॉमन दुश्मन है, मेरे तरफ से दुश्मन ही है चाइना, निपटो उसके साथ। क्योंकि इट्स माय फर्म बिलीफ दैट इफ इंडिया एंड यूएसए गेट टुगेदर वी आउटमैच चाइना। इस इलाके में साथ लड़ो। लड़ाई का मतलब ये नहीं कि साथ साथ मिलके उसके साथ आक्रमण करो। यूएसए अपना एक्शन करे, हम अपना एक्शन करेंगे, कोऑर्डिनेटेड, बस। तो ये है, चाइना इज रेडी फॉर वॉर। आज के दिन वो मौका ढूंढ रहा है, लास्ट में ये बताना चाहता हूं, पर डर रहा है आज के दिन। पर मौका अगर मिले तो घुस जाएगा। अगर वो घुस गया, हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या हमने सोचा उसके बारे में? अगर हमारे साथ आ गया तो सीधा टक्कर है, वो अलग बात है। पर उस साइड जाएगा तो हम क्या करेंगे? राइट? इनके साथ कोऑपरेशन किस तरीके से बढ़ाएंगे, उनको मदद कैसे करेंगे, यूएसए के साथ बात करके कैसे करेंगे? क्योंकि ये चाइना को बांध के रखना, कंटेनमेंट ऑफ चाइना जो है, एक देश से नहीं होगा, दो देश से नहीं होगा, 4-5 देशों की जरूरत है उसको दबाने के लिए। राइट? तो ये है इन बैलेंस। चाइना तैयार है, पर फिलहाल नहीं जाएगा। अगर चाइना मजबूत हो गया तो जाएगा। अगर इसका हालत और बिगड़ गया तो जा सकता है। तो अगले 5-6 महीने में हमें भी क्लैरिटी आएगा कि ये लड़ने किस साइड जाएगा, पर करेगा ये। मेरा मानना है ये करेगा, क्योंकि अगर नहीं करेगा तो जी जिनपिंग के वो उल्टी गिनती शुरू हो गया सत्ता से हटने का। तो अगले हफ्ते जब हम साउथ चाइना से के बारे में बात करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। राइट? आज काफी बात हो गया, कुछ सवाल भी लेंगे हम, आपके जवाब भी देंगे। ओके? बहुतों ने लिखा है और मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो लाइक करते हो तो कृपया लाइक का बटन दबाइए, वो बेल बटन जो भी है, और सब्सक्राइब भी कीजिए। और मेरे को एक मदद कीजिए, आप लोगों ने बहुत चैट बॉक्स में लिखा है, जो भी आपने चैट बॉक्स में लिखा है आप कमेंट्स में भी लिख दीजिए, ताकि
उसके बाद लोग उसको कमेंट्स को देख के, आपके अच्छे कमेंट्स को देख के, और वही आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए ताकि कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और ये ज्ञान मैं सबको बांट सकता हूँ। इसी प्रकार कल हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। कल मैं पाकिस्तान के बारे में बात करूंगा और ओपन सेशन भी होगा। और जब मैं पाकिस्तान के बारे में बात करूंगा, मैं पाकिस्तान के लोग किस तरीके से ये पूरा कहानी जो चल रहा है वो देखेंगे, उनके शब्दों के मुताबिक उनका क्या हाल है, अंदरूनी हालत। दुश्मन को कभी परखने के लिए ना उसके उसके दृष्टिकोण से क्या है वो देखना पड़े, तो मैं देखूंगा। और परसों जो है हम एक अच्छा प्रोग्राम कर ही रहे हैं, जिस तरीके से पिछले हफ्ता किया था, क्योंकि अभी कुछ जो भी न्यूज़पेपर में आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ हो सकता है, मामला कहाँ थोड़ा गर्म हो रहा है। ओके।